हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट्स। तो समझते हैं रॉयल्टी किसे कहते हैं। देखो, रॉयल्टी क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई फर्म हो या कोई कंपनी हो या कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो पेज अ सर्टेन अमाउंट एज पर अग्रीमेंट। यहाँ हम लोग समझते हैं कि कोई पर्सन है या कोई कंपनी है, कोई फर्म है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक पर्सन है, इसके पास सर्टेन प्रॉपर्टी, वो हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी टेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है या फिर इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है। अब जैसे ये पर्सन के पास, मान लेते हैं इसके पास एक प्रॉपर्टी है, एक जगह है ना, वहां पे कोल माइन है, ठीक है, उस जगह के नीचे कोल माइन है। या फिर इस पर्सन ने बुक लिखा, ठीक है। अब ये बुक लिखा ये पर्सन ने, या फिर इसके पास कोल माइन है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है, तो इसके प्रॉपर्टी का सर्टेन पर्सन क्या करना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है, कुछ स्पेशल राइट लेना चाह रहा है। जैसे ये पर्सन बोल रहा है कि इस जगह से हम कोल माइन निकालेंगे, ठीक है, कोल यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, इस माइन से हम लोग क्या करेंगे, कोल निकालेंगे। या फिर आपका जो बुक है उसे हम सेल करेंगे, ठीक है, हम सेल करना चाहते हैं। अब ये पर्सन बोलेगा ये तो मेरा बुक है, ठीक है, आप इसे क्यों सेल करोगे। तो ये पर्सन अब क्या कहता है कि हम आपस में अग्रीमेंट कर लेते हैं। किस बात का अग्रीमेंट, तो आपके प्रॉपर्टीज को हम सेल करेंगे, ठीक है, आपके प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। या फिर अब जैसे ये कोल माइन है तो उससे प्रोडक्शन होगा या एक्सट्रैक्शन होगा, तो जो भी आएगा उसका हम आपको एक कंसिडरेशन पे करेंगे यानी अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो इसी को रॉयल्टी कहा जाता है। जैसे ये पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन से स्पेशल राइट लिया इसके प्रॉपर्टी का, या तो कोल माइन का या कोई भी ऑयल वेल हो, है ना, या बुक हो या कोई आर्टिस्टिक वर्क्स हो सकता है। तो परमिशन लिया जा रहा है या स्पेशल राइट परचेज किए जा रहे हैं कि हम आपके प्रॉपर्टी को क्या करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन फ्री में तो देगा नहीं इस चीजों को। तो ये पर्सन क्या करता है, ये बोलता है क्या कि मैं पैसा चार्ज करूंगा, मैं पैसे चार्ज करूंगा इस चीज का। तो पैसे किस तरह से चार्ज कर सकता है, तो प्रोडक्शन वाइज हो सकता है कि जितना आप प्रोडक्शन करोगे उसका सर्टेन अमाउंट मुझे चाहिए, या जितना बुक्स मेरा सेल होगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं ये पर्सन ने क्या कहा कि जितने भी बुक्स, आप बुक्स का जो भी कॉस्टिंग आएगा उससे मुझे मतलब नहीं है, आप जितने भी बुक्स सेल करोगे तो पर बुक 20 रुपीज मुझे मिलने चाहिए। सपोज 20 रुपीज इसने कहा कि मुझे मिलने चाहिए, आप जितना भी सेल करो यहाँ पे। तो अब 20 रुपीज मिलने चाहिए। अगर 100 बुक्स अगर ये पर्सन ने सेल किया, 100 बुक, तो रॉयल्टी कितना पे करना पड़ेगा, तो 2000 पे करना पड़ेगा इस पर्सन को, इसे, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो कि आपका भी बुक, मान लेते हैं एस एम शुक्ला हो गया, तो एस एम शुक्ला का जो बुक है, एस एम शुक्ला इज ऑथर, तो ये इन्होंने बुक लिखा। अब एसबीपीडी पब्लिकेशन ने, एसबीपीडी पब्लिकेशन ने एसबीपीडी पब्लिकेशन ने ये राइट्स इनसे परचेज किया है कि मैं आपके बुक को क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा और सेल करूंगा। तो एस एम शुक्ला ने क्या कहा होगा कि जितना भी सेल होगा उसका सर्टेन अमाउंट मुझे चाहिए, यानी पर बुक इतना अमाउंट चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि पर बुक, अब बुक का जो भी प्राइस हो, मान लेते हैं कि बुक अगर 500 में सेल हो रहा है, उससे मतलब नहीं, हर बुक पे 20 रुपीज क्या होगा, वो पे करना पड़ेगा। तो इसे ही रॉयल्टी कहते हैं, इसे ही क्या कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे। कोई भी पर्सन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन किसी पर्सन के प्रॉपर्टी को, है ना, किसी पर्सन के प्रॉपर्टी से सर्टेन स्पेशल राइट्स जब क्या करता है, लेता है ना, स्पेशल राइट्स अगर लेता है और इसके लिए अग्रीमेंट कर रहा है, प्रॉपर अग्रीमेंट हो रहा है, तो इस अग्रीमेंट को क्या कहते हैं, इस अग्रीमेंट को लीज कहा जाता है, लीज अग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। और जिस पर्सन का वो प्रॉपर्टी है, जिस पर्सन का वो प्रॉपर्टी है, उसे लेसर कहा जाता है, ठीक है, इसे लेसर कहा जाता है या फिर लैंडलॉर्ड भी कहा जाता है,
लैंडलॉर्ड भी कहा जाता है या ओनर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस टर्म में अगर हम लोग देखें तो ये लेसर हो गया। लेसर का मतलब जिसका एक्चुअल में प्रॉपर्टी है उस पर्सन को लेसर कहेंगे, और जो पर्सन राइट ले रहा है उसे लेसी कहेंगे। ठीक है, उसे लेसी हम लोग कहते हैं। ठीक है, लेसर एंड लेसी। तो ये रेंट से कैसे अलग हुआ? रेंट में भी तो ऐसा ही कुछ होता है कि किसी के प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और उसके बदले में उसे पैसे पे करते हैं। तो रेंट से रॉयल्टी कैसे अलग हो गया? तो रेंट क्या होता है? रेंट हमेशा टेंजिबल चीजों के लिए होता है। रेंट जब भी हम पे करते हैं टेंजिबल, जैसे किसी का हम रूम ले रहे हैं रेंट पे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, टेंजिबल है। तो टेंजिबल एसेट्स के इस्तेमाल के लिए जब हम क्या करते हैं, पूरे एसेट्स के इस्तेमाल के लिए जब हम पैसे पे करते हैं, कंसिडरेशन पे करते हैं, तो उसे रेंट कहा जाता है। रॉयल्टी किसे कहा गया? तो रॉयल्टी के लिए सर्टेन स्पेशल राइट, यानी कि वहां पे कुछ ऐसा है जो और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ये बुक, तो एस एम शुक्ला के बुक में जो चीजें हैं जिस तरह से बताई गई हैं वो कहीं और नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मिल जाएगा। जैसे रूम का अगर हम बात करें तो रूम अगर हमें लेना है रेंट पे तो कहीं पे भी मिल जाएगा रूम, लेकिन पर्टिकुलर माइन का अगर बात किया जाए तो हर जगह से कोल नहीं निकलेगा। तो स्पेशल राइट्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। रॉयल्टी में स्पेशल राइट को लिया जाता है, रेंट में पूरे एसेट्स को क्या किया जा रहा है, वहां पे यूज किया जा रहा है, उसके बदले में कंसिडरेशन पे करते हैं। तो ये रॉयल्टी हो गया। रॉयल्टी टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों के लिए होता है। जैसे इस पर्सन ने कोई, मान लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब अपने इमेजिनेशन से, अपने माइंड से, है ना, अपने दिमाग से ये जो प्रॉपर्टी बनाते हैं उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब जैसे कोई टेक्नोलॉजी बनाया या कोई ऐसा पेन बनाया जो इतना वो क्या कर रहा है कि मान लेते हैं इसमें पेन ड्राइव भी है, जो भी हम चीज लिखेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसे कोई अलग टेक्नोलॉजी अगर बना रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी हमारा क्या हो कि वो दूसरे लोग भी उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन इससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी इनटेंजिबल एसेट्स हो गया। तो इनटेंजिबल एसेट्स का भी स्पेशल राइट्स लिया जाता है। ठीक है, अब ये इनटेंजिबल एसेट्स हो चाहे टेंजिबल एसेट्स हो, जब भी हम स्पेशल राइट्स क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, तो उसे रॉयल्टी कहा जाता है। दूसरा, रेंट और कैसे अलग है रॉयल्टी से? तो रेंट जो पे होता है वो आपका डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज या ईयरली वाइज भी हो सकता है। लेकिन रॉयल्टी क्या हो जाता है, वो प्रोडक्शन बेसिस पे होता है, यील्ड बेसिस पे होता है। कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वो हमारा सेल हो रहा है, या तो प्रोडक्शन बेसिस पे हो सकता है या सेल पे, कि जितना सेल होगा उसका सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन होगा उसका सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स और प्रोडक्शन दोनों पे यहाँ पे होगा कि जितना ज्यादा सेल होगा उसका सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, और जितना प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली दिया जा सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस था रेंट और रॉयल्टी में। अब कुछ और टर्म्स हम लोग रॉयल्टी के अकॉर्डिंगली समझते हैं कि रॉयल्टी में और क्या क्या बातें हैं। तो रॉयल्टी में एक चीज है मिनिमम रेंट। एक वर्ड आता है मिनिमम रेंट, ये सभी अभी हमारा अकाउंट्स में काम आएगा। तो ये ध्यान से समझना है मिनिमम रेंट क्या होता है। मिनिमम रेंट का दूसरा नाम क्या है? तो इसे डेड रेंट भी कहते हैं, फिक्स्ड रेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट या कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं। तो मिनिमम रेंट या डेड रेंट ये है क्या? अब जैसे इस पर्सन को आप देखें, ये पर्सन ने क्या किया है, बुक, मान लेते हैं कि ये बुक लिख दिया ये पर्सन। अब इसका बुक जो है वो ये क्या किया है कि ले रखा है इसका स्पेशल राइट कि मैं आपके बुक को सेल करूंगा। तो इसे कुछ नुकसान भी कभी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं क्या हुआ कि ये बुक अगर नहीं सेल हो रहा है तो क्या होगा? तो ये पर्सन क्या कह रहा है कि एक हर महीने या जो भी एक पर्टिकुलर डेट हो तो आपको इतना रॉयल्टी पे करना ही पड़ेगा, यानी कि फिक्स्ड आपको ये देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसने चार्ज किया कि आपको कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। जैसे हर बुक पे 20 रुपीज था, ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अब डेली डेली अगर नहीं सेल हो रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये क्या सोच लिया, ये बोल रहा है कि चाहे सेल हो या ना हो मुझे 5,000 चाहिए रॉयल्टी का। ठीक है, यानी 5,000 मुझे चाहिए,
चाहे सेल हो चाहे ना हो, चाहे कम सेल हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन हर हाल में 5000 तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज मिनिमम रेंट। एक फिक्स्ड कर दिया गया है ना, कि इनकेस सेल नहीं हुआ या कम सेल हुआ तो इसे तो नुकसान होगा, इसका तो अर्निंग का सोर्स है ना ये, तो इसके वजह से ये मिनिमम रेंट क्या करता है, फिक्स कर देता है। अब इसके एंगल से देखें तो ये तो लॉस है, मान लेते हैं यहाँ पे भी 2000 ही रुपीज का हुआ है सेल, या 2000 देना था, अब देना पड़ रहा है कितना, 5000, 3000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास एक ऑप्शन है। अब जैसे जो हमारा लैप्स कर गया उसे शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, एक और टर्म आप समझ लो यहाँ पे, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग किसे कहते हैं, तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। जैसे इस केस में अगर हम लोग देखें तो मिनिमम रेंट इसने फिक्स किया 5000, तो 5000 मिनिमम रेंट हो गया, और रॉयल्टी पे करना था कितना, यानी कि बना तो 2000 ही बना है, ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया, 3000 शॉर्ट वर्किंग, यानी 3000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट, यानी कि इसको तो लॉस हो रहा था ना 3000 का, तो ये एक ऑप्शन रखता है कि अगर मुझे अगले बार अगर सेल अगर हम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि रॉयल्टी अगले बार बना कितना, तो मान लेते हैं कि 500 बिक गया, 500 इंटू 220, तो कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 हमारा हो गया, तो 500 इंटू ये, तो 10,000, अब हमें क्या करना है, 10,000 पे करना पड़ेगा, तो अब फिर से नुकसान, कि हर हाल में तो 5,000 देना ही था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 दिया, तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा 3,000 हमने से पे कर दिया था। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके पास एक ऑप्शन होता है रिकूपमेंट, रिकूपमेंट या फिर इसे ही कहते हैं राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट या फिर राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ 3,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, ठीक है, तो ये एक यहाँ पे शर्त रखता है, ये भी पर्सन, ठीक है, ये भी पर्सन यानी लेसी भी क्या करता है, एक शर्त रखता है। क्या शर्त रख रहा है लेसी, तो लेसी ने शर्त रखा क्या, कि अगर जिस भी साल में मुझे रॉयल्टी से ज्यादा अर्निंग हो जाएगा, उस साल पिछले साल वाला शॉर्ट वर्किंग को हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे 5,000 तो हर हाल में देना था, अगले बार कितना हो गया, 10,000 हो गया, तो अगले बार ये 3,000 राइट ऑफ कर लेगा, यानी कि अब पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 7,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा। यानी जिस भी साल में आगे चल के प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें वो सरप्लस के पैसे से क्या कर सकता है, राइट ऑफ कर सकता है अपने पुराने लॉसेस को। ये पर्सन को पिछले साल 3,000 का लॉस हो गया था, 3,000 का लॉस हुआ, अगले साल यहाँ पे 10,000 पेमेंट करना है, तो अब एक्स्ट्रा आ गया, मिनिमम रेंट से जब भी एक्स्ट्रा होगा वो बोलेगा क्या, कि जिस साल भी मिनिमम रेंट से अगर एक्स्ट्रा हम पे करेंगे तो पिछले साल के लॉसेस को राइट ऑफ कर लेंगे। तो पिछले साल का राइट ऑफ यानी कि यहाँ पे लॉस था 3,000, अब 10,000 है, तो 10,000 में 3,000 क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन होता है, ये भी कंडीशन रखेगा कि ऐसा नहीं है कि आप जब तक चाहें आप उसको क्या कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं। तो हो सकता है फॉलोइंग ईयर्स बोल दे, यानी फॉलोइंग ईयर्स का मतलब कि जिस साल हुआ उसके अगले साल तक ही आप रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट उसका आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। फिर कभी कंडीशन रख सकता है क्या, कि जिस साल में आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उसके अगले 2 साल तक आपके पास राइट है कि आप रिकूप कर सकते हैं, तो अगले 2 साल तक ही हम रिकूप कर सकते हैं। तो इस तरह से सिचुएशन आपको दिया रहेगा कि कब तक हम रिकूप कर पाएंगे, राइट ऑफ कर पाएंगे। रिकूपमेंट या राइट ऑफ का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, सिंपल सा मतलब यही है कि जिस साल भी हमें क्या हो रहा है, मिनिमम रेंट से ज्यादा रॉयल्टी बन रहा है, उस साल हम लोग क्या कर सकते हैं, उस साल के सरप्लस से क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस लॉसेस जो था, प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग जो था, उसे राइट ऑफ कर सकते हैं, सीधा सीधा ये। तो ये हम लोग अच्छे से समझते हैं एक क्वेश्चन से। तो चलते हैं रॉयल्टी का क्वेश्चन बनाते हैं, और ये जो भी टॉपिक्स है जैसे मिनिमम रेंट हुआ, रिकूपमेंट हुआ, है ना, और कुछ जर्नल इंटरेस्ट
लेसी के बुक्स में क्या होगा, लेसर के बुक्स में क्या होगा। तो हम लोग आगे एक क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि लेसी के बुक्स में क्या होगा जर्नल एंट्रीज। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। The question is, a coal company takes a lease of a mine for a term of 4 years from 1st January 2021, paying a minimum rent of rupees 20,000 per annum, merging in a royalty of rupees 1 per ton of a coal raised. The lease contains provision to the effect that if the minimum rent paid in any year exceeds the royalty for the year, the amount of the excess may be recouped by the coal company out of the royalty payable in the following year only. Coal raised as follows: 2021 5,000, 2000 it's 2022 15,000, 2023 23,000, 2024 25,000। तो एक जगह में स्प्रिंट है, 2022 होगा 15,000 का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 ईयर्स का लीज लिया गया है, मिनिमम रेंट 20,000 है और यहाँ पे रॉयल्टी पर टन ₹1 है। ठीक है, और जो रिकूपमेंट होगा वो सिर्फ फॉलोइंग ईयर यानी कि सिर्फ अगले साल तक ही हो सकता है। तो आपने एक क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सबसे पहला हम लोग को काम क्या करना है। तो सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में क्या क्या इस एनालिटिकल टेबल में आ जाएगा। एक एनालिटिकल टेबल हम लोग ये बनाएंगे और इसके मदद से हमारा क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्रीज बनाना आसान हो जाएगा। एनालिटिकल टेबल आपने पहले 11th ये 12th में कंपनी अकाउंट्स में भी आपने देखा। तो अब यहाँ पे वो उससे तो अलग है। ये एनालिटिकल टेबल में हमारा क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा दे रखा है कि एक कंपनी है, ठीक है, वो कोल माइन के लिए यहाँ पे ले रही है लीज। ठीक है, अब लीज पे एक पर्टिकुलर जगह वो ले रही है और उसमें कुछ कंडीशंस आपको दे रखा था। तो बोला गया कि 4 साल के लिए यहाँ पे लीज लिया जा रहा है। तो ये 4 साल का हम लोग ने यहाँ पे ईयर लिख दिया 2021, 2022, 2023 एंड 2024। अब बोल रहा है कि आउटपुट के अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पे। तो मैंने आपको भी बताया क्या कि रॉयल्टी हमारा किस तरीके से पे किया जा सकता है, यील्ड या आउटपुट या प्रोडक्शन बेसिस पे या सेल्स बेसिस पे। यहाँ पे आउटपुट बेसिस पे है। तो बोल रखा है कि किस किस तरह से आउटपुट, कितना कितना आउटपुट हुआ। तो आउटपुट हुआ है 2021 में 5000 यूनिट्स। ठीक है, 5000 यूनिट्स का हुआ है। फिर है 15,000 यूनिट्स, फिर है 23,000 एंड 25,000। ये हम लोगों को क्वेश्चन में इतना तो दे रखा है। एक चीज और दे रखा है कि हर हाल में मिनिमम रेंट जो जाएगा वो जाएगा 20,000। ये भी दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि 20,000 मिनिमम रेंट जाएगा। तो ये भी हम लोग मेंशन यहाँ पे कर देते हैं कि 20,000 चला गया। ठीक है, 20,000 चला गया। क्वेश्चन में इतना तो हमारा दे रखा था। अब एक चीज और दे रखा है कि रॉयल्टीज जो चार्ज होगा 1 रुपीज पर टन होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में इसीलिए 1 रुपीज रखा है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन करना है तो कैलकुलेशन में तो हम लोगों को यहाँ पे आसानी होगा। तो रॉयल्टीज 1 रुपीज पर टन है। ठीक है, पर टन पे 1 रुपए। आपको क्वेश्चन में 50 पैसे दे रखा हो सकता है, 2 रुपीज दे रखा हो सकता है, 5 रुपीज दे रखा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है। तो आउटपुट के अकॉर्डिंगली रॉयल्टीज चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना आसान हो गया। 5000 इंटू 1, अगर 2 रहता तो 2 से कर देते, 50 पैसे रहता 50 पैसे से कर देते, जो भी रहता उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो 5000, तो यहाँ हमारा रॉयल्टी भी 5000 हो गया, यहाँ रॉयल्टी 15,000 हो गया, यहाँ रॉयल्टी 23,000 हो गया और यहाँ 25,000 हो गया। ठीक है, ये हमारा रॉयल्टी तो हो गया। अब शॉर्ट वर्किंग के लिए मैंने आपको बताया क्या, शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ये रॉयल्टी हो गया और मिनिमम रेंट। तो शॉर्ट वर्किंग तभी निकलेगा जब मिनिमम रेंट ज्यादा होगा रॉयल्टी से। तो इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में क्या है, मिनिमम रेंट ज्यादा है तो 20,000 माइनस 5, 15,000 निकल गया ये शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितना निकला, 20,000 माइनस 15,000,
तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग 5000 निकल गया। यहाँ क्या शॉर्ट वर्किंग निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि मिनिमम रेंट कम है और रॉयल्टी ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी इस साल सरप्लस हो गया है ना। रॉयल्टी ज्यादा हो गया, मिनिमम रेंट, तो इस साल सरप्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी सरप्लस हो गया क्योंकि रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है। अब अभी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग या राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो राइटिंग ऑफ का मतलब साल के अंत में हमें क्या करना है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। और एक चीज यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग तभी रिकूप होगा, क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो भी रॉयल्टी पेबल होगा वो फॉलोइंग ईयर्स में ही रिकूप हो सकता है। फॉलोइंग ईयर्स ओनली का मतलब अगले साल तक ही, एक साल तक ही उसका क्या है, वैलिडिटी दे दिया। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि रॉयल्टी हो सकता है कि जब तक आप चाहें उसको रिकूप कर सके। एक हो सकता है आपका कि कोई पर्टिकुलर ईयर तक, जैसे 2 साल 4 साल, और एक हो सकता है आपका कि अगले साल तक ही। तो ये बस एक साल का ही आपको वैलिडिटी दिया कि आपको अगर कोई लॉस हो रहा है, जैसे शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो इसको रिकूप, जैसे 15,000 का यहाँ पे लॉस हो गया, किसको? लेसी को। तो लेसी को 15,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो ये रिकूप कब कर पाएगा? अगले साल तक ही कर पाएगा, फॉलोइंग ईयर्स में ही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो क्या यहाँ पे रिकूप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर यहाँ पे रिकूप नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले से कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट है नहीं, तो ये रिकूपमेंट तो होगा नहीं। तो लैंडलॉर्ड को कितना पे करना पड़ेगा? लैंडलॉर्ड को इसमें से कितना पे करना पड़ेगा? ये 5,000 पे करना है या मिनिमम रेंट? तो आपने देखा कि रॉयल्टीज जो होता है और मिनिमम रेंट अगर ज्यादा है तो मिनिमम रेंट का अमाउंट ही पे करना पड़ता है। यानी सीधा सीधा ये बात आप लोग यहाँ पे समझे कि जो दोनों में से हायर होगा, जो दोनों में से क्या होगा, हायर, जितना रॉयल्टी बनता है और जितना मिनिमम रेंट है, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वही पे करना है लैंडलॉर्ड को। तो यहाँ पे, और उसमें भी कुछ कंडीशन है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि इसमें से ये ज्यादा है तो ज्यादा हम लोग को पे करना है, 20,000 हमने पे कर दिया। और अनरिकूप, कुछ अनरिकूप रहा क्या? यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, रिकूपमेंट वाला ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा क्या जाएगा, वो भी हम लोग जर्नल एंट्रीज में देखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या रिकूप होगा। तो यहाँ पे भी रिकूप होने के लिए शॉर्ट हमारे पास सरप्लस होना चाहिए, सरप्लस तो नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा रिकूप नहीं होगा। यहाँ पे लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? दोनों में से जो ज्यादा है, तो ये हो गया 20,000 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा एक चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब अनरिकूप्ड, इसका वैलिडिटी 2 साल मतलब एक साल के लिए था ना, अगले साल के लिए। तो ये 15,000 तो हमारा अब अनरिकूप्ड हो गया, यानी ये रिकूप नहीं हो पाया 15,000। तो अब ये 15,000 इस साल खत्म हो गया, इसीलिए इस साल राइट ऑफ इसे करेंगे, इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा जो लॉस था। अब आगे देखते हैं कि इस साल सरप्लस हो गया ना 3,000 का, 3,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। तो अब बोला गया कि आप रिकूप कर सकते हो पिछले साल के लॉसेस को, अगले साल तक आप रिकूप कर सकते हो। तो पिछले साल ये 15,000 वाला तो लैप्स कर गया हमारा, क्योंकि ये यहीं तक वैलिड था, नहीं हो पाया। ये तो अगले साल तो यहाँ तक वैलिड है, तो इस साल तो हमारे पास आया है पैसा, 3,000 एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास तो लॉस 5,000 था, तो जितना एक्स्ट्रा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, रिकूप करेंगे। ये हमारा 5,000 में से 3,000 रिकूप हो गया, यानी कि बच गया पैसा। पिछले साल जो 5,000 लॉस हुआ उसमें से 3,000 हमारे पास अब क्या हो गया, बच गया ये। ठीक है, तो बाकी 2,000 तो हमारा अनरिकूप हुआ, तो 2,000 यहाँ पे अनरिकूप, तो हमारा अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें एज अ लॉस मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 5,000 का भी काम खत्म हो गया। पेमेंट कितना करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को? तो अभी तो आपने सीखा कि दोनों में से जो हायर होगा, लेकिन हायर में भी एक कंडीशन अभी क्या हो गया कि 3,000 जो एक्स्ट्रा हुआ था, तो एक कंडीशन था रिकूपमेंट वाला। तो रिकूप हो गया है, ये 3,000 तो हमारा रिकूपमेंट में चला गया। तो अभी भी लैंडलॉर्ड को पेमेंट हम 20,000 ही करेंगे। 20,000, 3,000 उसमें से चला गया, हमारा 23 बनता था, लेकिन उसमें से 3,000 हमारा रिकूपमेंट में चला गया, तो इसीलिए 20,000 हुआ। जैसे मान लेते हैं कि इस साल अगर कितना होता, 28,000 होता हमारा
रॉयल्टी बनता। एक एग्जांपल यहाँ पे आप समझ लें कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 28,000 अगर बनता रॉयल्टी और यहाँ पे 20,000 हमारा मिनिमम रेंट रहता, तो 8,000 हमारा एक्स्ट्रा आ जाता सरप्लस में। लेकिन पिछले साल का लॉस कितना था? पिछले साल का लॉस जो था वो कितना था? 5,000 था। तो 28 में से 5 गया तो बचा अब 23। तो 23 यहाँ पे लैंडलॉर्ड को हम पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं समझ लेना है कि इसमें से हम लोग कौन सा पे किए हैं, ये पे किए हैं, ये नहीं समझना है। यहाँ पे हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के बाद जो बचा है वो यहाँ पे पेमेंट हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये 20,000 कैसे आया? तो यहाँ पे 23,000 में से 3,000 हमारा रिकूप हो गया है, तो इसीलिए 20,000 यहाँ पे आया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या हुआ है? नेक्स्ट ईयर भी सरप्लस हुआ है, 5,000 का सरप्लस। लेकिन पिछले साल का तो कोई लॉस ही नहीं है अब। तो पिछले साल का अगर लॉस नहीं है तो रिकूप तो होगा नहीं कुछ। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? यानी लेसर को पेमेंट करना पड़ेगा 25,000। और इस साल भी हमारा कुछ रिकूपमेंट में यहाँ पे ट्रांसफर आगे नहीं हुआ क्योंकि पिछले साल कोई लॉस नहीं था, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं हुआ। अब इसी को जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी कैसे हम लोग करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, लेसी के बुक में, यानी कि जिसने कोल माइन लिया है, कोल माइन का लीज लिया है, उसके बुक्स में हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? तो 4 साल का एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 साल यानी कि पर एनम हमारा ये रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है। देखते हैं इसका जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला देखते हैं ऑन 31 दिसंबर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि लीज कब लिया गया था? तो यहाँ पे 1 जनवरी है ना, यहाँ पे आपको बोल दिया है कि 4 साल के लिए फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो साल के अंत में, इसका साल का अंत क्या हुआ? 31 दिसंबर 2021। ठीक है, अगर फाइनेंशियल ईयर रहता 1 अप्रैल को अगर लिया जाता तो अगले साल हो जाता, यानी 31 मार्च एंड होता। ठीक है, 31 मार्च 2022 एंड होता। लेकिन क्योंकि ये कैलेंडर ईयर चल रहा है, इसीलिए हमारा जो एंड में जर्नल एंट्री होगा ऑन 31 दिसंबर 2021। तो इस दिन क्या होगा जर्नल एंट्री? तो पहला एंट्री हमारा क्या है कि रॉयल्टी का जाता है, यानी कि रॉयल्टी अकाउंट लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है, पेबल वाला यानी ड्यू का एंट्री। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, फिर शॉर्ट वर्किंग, यानी कि देखो हम लोग को पे करना पड़ रहा है कितना लैंडलॉर्ड को यहाँ पे 20,000, लेकिन हमारा रॉयल्टी 5,000 ही बनता है, तो 5,000 रॉयल्टी बनता है। और बाकी का हो गया शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया? शॉर्ट वर्किंग हो गया हमारा यहाँ पे 15,000, फर्स्ट ईयर का हम लोग देख रहे हैं 15,000। और लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है? टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेसर अकाउंट भी लिख सकते हैं, या अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किससे हम ये लीज ले रहे हैं, किस पर्सन का प्रॉपर्टी है, तो उसका नाम लिख देंगे या उस कंपनी का नाम लिख देंगे। ठीक है, अपना नहीं लिख देना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, अपने कंपनी का नाम नहीं लिख देना है यहाँ पे। तो टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है हमें 20,000। ये हो गया ड्यू का एंट्री। अब पेमेंट का एंट्री, लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है, तो दूसरा एंट्री इसका हो जाएगा, दूसरा एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है? 20,000 पेमेंट करना है, तो सीधा सीधा हमने लिख दिया यहाँ पे 20,000। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं तीसरा एंट्री, साल के अंत में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है? रॉयल्टी को ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि रॉयल्टी हमारा खर्च है, इसीलिए रॉयल्टी को ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज, रॉयल्टीज अकाउंट। कितना? तो यहाँ पे हमारा गया है कितना? 5,000 गया है, तो 5,000 हो गया, ये बना 5,000। ठीक है, तो ये पहले साल का एंट्री 2021 में। तो मेरे पास स्पेस नहीं है उतना, ठीक है, तो मैं इसे अब रब कर रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं 2022 का।
आ जाते हैं 2022 का। 2022 का हमारे पास जर्नल एंट्री क्या क्या होगा। सबसे पहला वही रॉयल्टी अकाउंट वाला, तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। इस साल भी हमारा पेमेंट तो 20,000 हुआ है, तो शॉर्ट वर्किंग है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो आप देख रहे हैं कि इसके वजह से हम लोगों को जर्नल एंट्रीज करने में आसानी हो रही है, तो ये बनाना बहुत जरूरी है और ये आपके क्वेश्चन का पार्ट ही है। ठीक है, तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना हो गया। लैंडलॉर्ड को 20,000 पे करना है, रॉयल्टी बना है 15,000 और शॉर्ट वर्किंग गया है 5,000। ये हो गया पहला। दूसरा एंट्री, लैंडलॉर्ड को पे कितना करना है 20,000, तो क्या हो जाएगा एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 20,000 हमें पे करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब तीसरा एंट्री इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ पे आप देखें क्या होगा तीसरा एंट्री। तो तीसरा एंट्री हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉसेस को ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, तो सबसे पहला टू रॉयल्टीज अकाउंट। तो टू रॉयल्टीज अकाउंट कितना, रॉयल्टीज अकाउंट कितना है हमारा, रॉयल्टी बना है 15,000 का, तो 15,000 सॉरी रॉयल्टी में 15,000। और आप यहाँ देखिए सेकेंड ईयर में ये भी तो गया, सेकेंड ईयर में क्या है हमारा 2022 में 15,000 अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो भी जाएगा हमारा टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 15,000, ये भी 15,000 है, तो टोटल गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000। ये ध्यान में रखना है, ये दोनों तो आप समझ गए। ये वाला फिर से एक बार आप समझ ले कि यहाँ पे दो चीज क्यों गया, एक तो ये रॉयल्टी गया, जो रॉयल्टी हमारा बनता है वो चला जाता है वहां पे, और दूसरा है कि हमारा एनालिटिकल टेबल में जो अनरिकूप्ड होगा, अनरिकूप्ड वाला भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो साल के अंत में ये हो गया। तो 2022 का ये 3 एंट्री हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 2023 का एंट्री। 2023 में हम लोग को पेमेंट कितना करना पड़ा है लैंडलॉर्ड को, ये देख लेते हैं। तो देखिए 2023 में हमें पेमेंट करना पड़ा है 20,000। ठीक है, क्या शॉर्ट वर्किंग है इसमें, शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, तो सीधा सीधा हमारा बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो एक चीज है यहाँ पे कि पे यहाँ पे लिखा हुआ है पेड, अभी हम ड्यू का यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। पेबल कितना पेबल होगा, तो पेबल रॉयल्टी जो है वो इतना है 23 है। ठीक है, पेबल रॉयल्टी जो है वो 23,000 है। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड को पे कितना करेंगे हम लोग, उसका एंट्री तो पे करेंगे। ये क्या हो गया हमारा कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, कुछ एडजस्ट भी तो करना था रिकूपमेंट वाला, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट इसे 23 पे करना था, लेकिन बैंक से कितना जाएगा, इसको एक्चुअल में पे 20,000 हुआ और 3,000 तो हमारा शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट था, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है ना। यहाँ पे बोला गया था कि इतने समय तक आप राइट ऑफ कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं, तो 3,000 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा हमारा क्या होगा, रॉयल्टीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आप पूरा का पूरा लिखना आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और टू रॉयल्टीज अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड टू रॉयल्टीज अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग कितना है, शॉर्ट वर्किंग कितना है, शॉर्ट वर्किंग आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो ट्रांसफर होगा हमारा यहाँ पे तो 2000 था, 2000 शॉर्ट वर्किंग का, और रॉयल्टी कितना था, रॉयल्टी 23 था, 23,000, तो टोटल 25,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग 2000 था जो रिकूप हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है हमारा अनरिकूप्ड है, और ये 23,000 यहाँ पे। 2024 का आप देखते हैं, फोर्थ ईयर का। तो 2024 में आखिर क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या हो जाएगा, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे तो शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं है, तो सीधा सीधा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना पे करना है, 25,000 इसे पे करना था। पेमेंट कितना हुआ, तो पेमेंट भी 25 ही हुआ है यहाँ पे। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा क्या जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रॉयल्टीज था वही जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट 25,000, तो ये हो गया आपका तीनों एंट्री। तो आज आपने क्या समझा, आज इस वीडियो में आपने ये देखा कि रॉयल्टी होता क्या है। सबसे पहला, रॉयल्टी किसे कहते हैं। दूसरा, आपने ये देखा कि रॉयल्टी से रिलेटेड और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, रॉयल्टी रेंट से कैसे अलग है, और इसमें रॉयल्टी अकाउंट जो बना। एक चीज और कि आपको एमसीक्यू में कभी पूछा जा सकता है कि रॉयल्टी अकाउंट का नेचर क्या है। तो रॉयल्टी अकाउंट का जो नेचर है वो है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि रॉयल्टी अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो रॉयल्टी जो लेसी है उसके एंगल से अगर देखें तो क्या है, उसके एंगल से वो क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, और अगर हम लेसर के एंगल से देखें तो उसके एंगल से इनकम है। इसी के वजह से नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो नॉमिनल का रूल ही होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो ये एमसीक्यू में अधिकतर टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि रॉयल्टी अकाउंट कौन सा नेचर है, रॉयल्टी अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट। तो आपने ये देखा कि ये जो भी जर्नल एंट्रीज था ये लेसी के बुक्स में था। ठीक है, लैंडलॉर्ड के बुक में या लेसर के बुक में जो एंट्रीज होगा वो आगे के वीडियोस में हम लोग समझेंगे। तो होप सो कि आप यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आज आपने पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी यहाँ पे आप को डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के पेज पे आप जा सकते हैं और वहां पे आप पूछ सकते हैं डाउट्स। ओके, थैंक यू।